हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस चैप्टर 11 जंतु और पादप में परिवहन। आज हम देखेंगे कि जंतु और पादप में परिवहन कैसे होता है। आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं कि यह सब कैसे संभव होता है? चित्र को देखिए। क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियां दिखाई दे रही है? हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती है। इस अध्याय में हम पादप जंतुओं के पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर परिसंचरण तंत्र। सबसे पहला है रक्त। जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है? रक्त या रुधिर बहने लगता है। लेकिन रक्त है क्या? रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव्य है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को क्षुद्रांश छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है? रक्त एक द्रव्य जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं परिसंचरण तंत्र है। यहाँ पर ये सबसे पहले क्या है? हमारा हृदय है, ये सिरा है और ये क्या है? धमनी है हमारी। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं क्या है? हमारी धमनियां लाल रंग में तथा शिराएं नीले रंग में दिखाई गई है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं रक्त में एक प्रकार की कोशिकाएं एन लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसी एन होती है, जिनमें एक लाल वर्णक होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती है, जिन्हें हम श्वेत रक्त कोशिकाएं या WBC कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती है जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बूजो खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया और कटने के स्थान पर गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। यह देखकर बूजो परेशान हो गया। रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें पट्टी काणु या प्लेटलेट्स कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं रक्त वाहिनियाँ। शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। आप जानते हैं कि अंत श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताज़ा आपूर्ति फेफड़ों फुफ्फुसों को भर देती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है, जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है, जहां से यह फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है, जैसा कि आपने अध्याय 10 में पढ़ा है। इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती है, एन धमनी और सिरा। धमनियां हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की भित्तियां दीवार पर मोटी और प्रत्यक्ष होती है। आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं क्रियाकलाप 11.1। अपने दाहिने दक्षिण हाथ की मध्य और तर्जनी अंगुली को अपनी बाईं वाम कलाई के भीतरी भाग पर रखिए। आपको क्या कोई स्पंद धक धक महसूस होती है? यह स्पंदन क्यों होता है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंद नब्ज कहलाता है और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखिए 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कलाई में नाड़ी स्पंद को अनुभव करना, ये जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाया गया चित्र के द्वारा। आपने कितनी नाड़ी स्पंदन गिने?
प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंद प्रति मिनट होती है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन का अनुभव कर सकते हैं। अपनी और अपनी सहपाठियों की प्रति मिनट नाड़ी स्पंदन ज्ञात कीजिए। अपने द्वारा प्राप्त आंकड़ों की तुलना उस सारणी में लिखिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर हम नाड़ी स्पंदन को लिख सकते हैं। वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में वापस हृदय में ले जाती है, क्या कहलाती है? शिराएं कहलाती है। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती है। शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं, ऐसे वाल्व होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र। ये क्या हमारे यहाँ पर फेफड़े दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर फुफ्फुस सिरा है ये हमारा, और ये सिरा है, और यहाँ पर क्या होती है? कोशिकाएं होती है, यहाँ पर धमनी होती है, और ये क्या होती है? हमारी फुफ्फुस धमनी होती है। तो हम देखते हैं कुछ ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं, जैसे कि हम चित्र में देख सकते हैं। क्या आपको धमनियां अन्य छोटी छोटी वाहिनियों में विभाजित होती हुई दिखाई देती है? ऊतकों में पहुंचकर वे पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती है जो रक्त को हृदय में ले जाती है, जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं। हृदय क्या होता है? हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। यह बिल्कुल असंभव प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन पर्यंत बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। जैसे कि हम देखते हैं हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। अपनी उंगलियों को भीतर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का आमाप साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। जरा सोचिए कि यदि हृदय कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाए तो क्या होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने देने के लिए हृदय का 4 कक्षों में बांटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष आलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र को हृदय के दाईं ओर आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में और वापस हृदय से रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहाँ से वहाँ शेष शरीर में पंप होता है, जैसा कि हम यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या होता है, महाशिरा होता है और यहाँ पर होती है महाधमनी। ये होती है फुफ्फुस धमनी और यहाँ होता है फुफ्फुस सिरा। ये बायां अलिंद होता है और ये दायां अलिंद होता है। यहाँ पर देखते हैं कक्षों के बीच की विभाजन दीवार। ये जो हमारी क्या होती है, कक्षों के बीच जो विभाजन दीवार होती है वो दिखाई दे रही है। ये बायां अलिंद और ये बायां निलय है। यह मानव हृदय का कार्ड चित्र है। जो हमारा मानव हृदय है उसका यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। हृदय स्पंद। हृदय स्पंद क्या होता है? हृदय की कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती है। ये लयबद्ध संकुचन और उसके बाद होने वाली लयबद्ध विश्रांति दोनों को मिलकर हृदय स्पंद या हार्ट बीट कहलाता है। याद रखिए कि हृदय स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदन को धड़कते महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय स्पंदन को मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र का उपयोग करते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंदन की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है, जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस या श्रोतिका लगे होते हैं, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस में जुड़े रहते हैं। चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रखकर श्रोतिकाओं से स्पंदनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। आइए हम अपने आसपास उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाना सीखें। क्रियाकलाप 11.2। 6 से 7 मीटर व्यास की एक कोई कीप लीजिए। कीप की स्तंभ जो रबड़ की एक नली लगभग 50 सेंटीमीटर लंबी को कसकर लगाइए। कीप के मुख पर रबड़ की एक झिल्ली अथवा गुब्बारे को तान कर लगाइए और रबर बैंड की सहायता से कस दीजिए। अब रबर बैंड की नली के मुक्त सिरे को अपने कान
के पास रखिए। कीप के मुख को अपने वक्ष हृदय के निकट रखिए। आप सावधानी से ध्वनियों को सुनने का प्रयास कीजिए। क्या आपको नियमित स्पंद ध्वनि सुनाई दे रही है? जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या होता है, सबसे पहले तो हमारा स्टेथोस्कोप है, हमारा ट्यूब, चेस्ट पीस, और ये क्या है, श्रोतिका है। अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा स्टेथोस्कोप का मॉडल जो हमने यहाँ पर अभी बनाकर तैयार किया गया है। ये क्या करता है, हमारा हृदय को स्पंदन को सुनने के लिए हमारा एक यंत्र है। यदि ध्वनि हृदय स्पंदन की है तो आपका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा था। 4 से 5 मिनट तक दौड़ने के बाद पुनः हृदय स्पंदन की दर ज्ञात कीजिए। अपने परीक्षणों की तुलना कीजिए कि पहले आप दौड़ रहे थे तब आपकी हृदय स्पंदन क्या थी और जब आप विराम अवस्था में थे जब आपकी हृदय स्पंदन की दर क्या थी। अपनी तथा अपने मित्रों की विश्राम अवस्था में तथा 4 से 5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय स्पंदन तथा नाड़ी स्पंद पल्स जो है सारणी में रिकॉर्ड कीजिए। क्या आपको अपने हृदय स्पंदन या नाड़ी स्पंद दर में के बीच कोई संबंध दिखाई देता है? प्रत्येक हृदय स्पंद धमनियों में एक स्पंद उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न स्पंद हृदय स्पंदन दर को बताती है। अब हम यहाँ पर इसको अगर सारणी में हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं हृदय स्पंदन और स्पंदन दर को। अब हम देखते हैं हृदय के विभिन्न कक्षों की लयबद्ध गति रक्त की परिसंचरण और पदार्थ के परिवहन को बनाए रखती है। सबसे पहले हम देखते हैं रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने 1578 से लेकर के 1657 के नामक चिकित्सक ने की थी, जो अंग्रेज थे। उन दिनों यह मान्यता थी कि रक्त शरीर की वाहिनियों में दोलन करता रहता है। इस मत के लिए हार्वे का उपहास दिया गया। उन्हें परिसंचारी सर्कुलेटर कहा जाता था। उनके अधिकांश रोगियों ने उनसे उपचार कराना बंद कर दिया। तथापि हार्वे की मृत्यु से पहले परिसंचरण के बारे में उनके विचार को जीव विज्ञानी तथ्य के रूप में मान्यता मिल गई थी। जैसा कि हम देखते हैं, बूजो जानना चाहता था कि क्या स्पंज और हाइड्रा भी रक्त होता है। स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती। आइए अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं जंतुओं में उत्सर्जन। आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्छ्वासन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। यह भी ध्यान रखिए कि अपचित भोजन बाह्य क्षेपण प्रक्रम या द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम यह मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर अपशिष्ट पदार्थ आते कहाँ से हैं। जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती है तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निर्मुक्त होते हैं। अधिकांश ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन भाग लेने वाले सभी अंग मिलाकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह किस प्रकार होता है, इसके लिए रक्त को छानने की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम यहाँ पर देखेंगे, यह व्यवस्था वृक्क गुर्दों में या गुदों में उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुँचता है तो इसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थ को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। वृक्कों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है और मूत्र वाहिनियों नली के आकार की होती है। मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशी नली जुड़ी होती है जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, हमारा मूत्राशय दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्या होता है, हमारा वृक्क होता है, ये मूत्र वाहिनियां होती हैं यहाँ पर, और ये क्या होता है, हमारा मूत्राशय होता है, और यहाँ पर मूत्र मार्ग होता है, मूत्र रंध्र कहलाते हैं। ये मानव उत्सर्जन तंत्र है हमारा। तो हम देख सकते हैं मूत्र मार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। वृक्क, मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय, मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं।
कोई वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट होते हैं। यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना स्वेद आता है। स्वेद में जल और लवण होते हैं। बूझों ने देखा कि गर्मियों के दिनों में प्रिय पसीने के कारण कपड़ों में सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों में जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। यह संवेदन या पसीना आने का कोई विशेष परियोजना होता है। हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों से रिसकर पानी उनकी भारी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। कभी कभी किसी व्यक्ति के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि संभव है। इस प्रकार रक्त के छनन की विधि को अपोहन या डायलाइसिस कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन, सेमी और सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं, जो मुख्यतः श्वेत सफेद रंग का यौगिक यूरिक अम्ल होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थ में यूरिया प्रमुख है। अब हम यहाँ पर देखते हैं पादपों में पदार्थों का परिवहन। अध्याय 1 में हमने पढ़ा था कि पौधे पादप अपनी जड़ों में मूलों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करते। जैसे कि हमने देखा था, जो जड़ होती है उससे क्या करते हैं ये पौधे अवशोषण करते हैं खनिज और जल का, उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती है। अध्याय 10 में आपने यह भी पढ़ा है कि सभी जीवों को भोजन उनके लिए ऊर्जा स्रोत होता है तथा जीव के प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधि को संपादित करने में करती है। अतः यह आवश्यक है कि जीव के प्रत्येक कोशिकाओं को भोजन उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं? पौधों की वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं? अब हम देखते हैं यहाँ पर जल और खनिजों का परिवहन। पादप मूलों जड़ों द्वारा जल और खनिजों का अवशोषित करते हैं। मूलों या मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों को जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा के कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है? पादपों में किस प्रकार परिवहन तंत्र पाया जाता है? जी हाँ, बूझो सही है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती है। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती है जो संवाहक उत्तक बनाती है। उत्तक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य के विशेष को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन उत्तक होता है उसे जाइलम या दारू कहते हैं। जाइलम चैनलों नलियों का सतत जाल बनाता है जो मूलों को तने और शाखाओं को माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप का जल परिवहन करता है। आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती है। भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य एक संवहन उत्तक द्वारा किया जाता है जिसे फ्लोएम या पोषवाह कहते हैं। इस प्रकार जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्या हमारा जाइलम कहलाता है और ये यहाँ पर क्या है, मूल रोम। अब हम यहाँ पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है। जल और खनिज का परिवहन मूल के भाग और किसी वृक्ष के भाग में, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पेड़ में प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं।
क्रियाकलाप 11.3 बड़ी साइज का एक आलू लीजिए और उसके ऊपरी छिलके को उतार लीजिए। उसके एक सिरे को काटकर चपटा आधार बना लीजिए। अब दूसरे सिरे पर एक घेरी खोखली गुहा बनाइए। गुहा को शक्कर के घोल से आधे तक भर लीजिए। अब आलू के एक पीन घुसाकर घोल के सतह को चिन्हित कर लीजिए। आलू को जल युक्त किसी बीकर में रख लीजिए। यह सुनिश्चित कर ले कि बीकर में जल का स्तर पीन के स्तर से नीचे रहे। इस अवस्था को कुछ घंटों तक ऐसे ही रखा रहने दें। आप पाएंगे कि आलू की गुहा में शक्कर के घोल का स्तर बढ़ गया। आलू के भीतर जल कैसे चला गया। अल्प दूरी तक एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है। इसी प्रकार मृदा से जल मूल जाइलम वाहिकाओं में जाता है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं क्या हमारा आलू है, शक्कर का घोल ये हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये क्या है, पीन है। यहाँ पर से जल, ये जल क्या हो रहा है, कोशिकाओं से जल का परिवहन करते हुए दिखाई दे रहा है आलू। अब हम देखते हैं वाष्पोत्सर्जन। कक्षा 6 में आपने पढ़ा है कि पादप वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम के द्वारा बहुत अधिक जल निर्मुक्त करते हैं। पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं। अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग में नहीं किया जाता है। पत्तियों की वह सतह उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से चूषण या अभिकर्षण या खिंचाव विकसित हो जाता है। जैसा हम यहाँ पर देखते हैं या वैसे ही जैसे आप स्ट्रा से जल का चूषण करते हैं। विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का अभिकर्षण खिंचाव इसी प्रकार होता है। वाष्पोत्सर्जन पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रमुख शब्द। सबसे पहला धमनी, रक्त, रक्तवाहिनियाँ, केशिका, परिसंचरण तंत्र, डायलाइसिस, अपवहन, उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र, हीमोग्लोबिन, हृदय स्पंदन, वृक्क, गुर्दा, फ्लोएम, पोषवा, प्लेज्मा, पट्टिकाणु, नाड़ी स्पंद, लाल रक्त कोशिकाएं, मूल रोम, स्टेथोस्कोप या पसीना, स्वेद, उत्तक, मूत्रवाहिनियां, मूत्रमार्ग, यूरिक अम्ल, मूत्राशय, शिरा, श्वेत रक्त कोशिकाएं, जाइलम। इन सभी शब्दों के अर्थ हमने अच्छे से समझ लिए हैं। अब हमने इस चैप्टर में क्या सीखा, इसका हम सारांश देखते हैं। अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है। यह शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। परिसंचरण तंत्र, हृदय और रक्त वाहिनियां होती है। मानव शरीर में रक्त धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है। रक्त में प्लेज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी, श्वेत रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु होते हैं। रक्त का लाल रंग लाल वर्णक युक्त हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है। इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं। धमनियां हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती है। शिराएं शरीर के सभी अंगों से रक्त को वापस हृदय में लाती है। शरीर में से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का प्रक्रम उत्सर्जन कहलाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क, गुर्दे, 2 मूत्र वाहिनियां, 1 मूत्राशय में 1 मूत्र मार्ग होता है। लवण, यूरिया जल के साथ श्वेत पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं और जो जलीय अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती है, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, कीट और छिपकली अर्ध घन सेमी सॉलिड रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्वों मृदा से अवशोषित होते हैं। पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन उत्तक द्वारा ले जाए जाते हैं। पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक संवहन उत्तक के रूप में होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है, जिसके कारण मूलों द्वारा मृदा में से अवशोषित जल अभिकर्षित खींचकर होकर तने और पत्तियों तक पहुँचता है। अब हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर हमारा आज का चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।